सबसे पहले हम लोग क्या आज पेरोल का थर्ड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर था? थर्ड। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था सर? पेरोल का मीनिंग सीखा था। क्या सीखा था? पेरोल का मीनिंग। आप लोग साथ साथ बोलना क्योंकि हो चुका है। पेरोल्स का मतलब क्या होता है सर? किसी भी एम्प्लॉइज को अगर हायर किए हैं तो जितना भी अमाउंट हमारी कॉस्टिंग आ रही है, जितना पे करना है, दैट इज कॉल्ड पेरोल। ठीक है। इस केसेस में केवल सैलरी पे नहीं कर रहे हैं सर, सैलरी के साथ साथ क्या पे कर सकते हैं? डियरनेस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, हाउस रेंटल अलाउंसेस, पीएफ वगैरह हो गया, ईपीएस हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं किसमें? पेरोल में। किसमें? पेरोल। ठीक है। इस चैप्टर्स में जैसा हमने बताया था आप लोग को कि एम्प्लॉय डिटेल्स में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं? 4 एम्प्लॉयज है। कितने एम्प्लॉय हैं? 4। दो ग्रुप है एम्प्लॉय का, एक स्टाफ और दूसरा वर्कर। 2 स्टाफ है, सुमित एंड करण, एंड 2 वर्कर है, राहुल एंड अनिल। फिर कल हम लोग क्या सीखे थे सर? इसमें पहला क्या हेडिंग सीखा था? अर्निंग ऑफ अ एम्प्लॉय, जिसमें पहला टॉपिक क्या था? पहला पॉइंट बेसिक सैलरी। क्या था? बेसिक सैलरी। ओके सर। बेसिक सैलरी जो कि किस पे कैलकुलेट होगा सर? 26 डेज, क्योंकि वर्किंग डेज कितना होता है? 26 डेज। वेरी गुड। फिर सेकेंड अर्निंग क्या थी उसकी? ओटी। ओटी मतलब ओवर टाइम, लेकिन ये किसको मिलेगा? केवल वर्कर्स को। थर्ड नंबर क्या है? डियरनेस अलाउंसेस। कितना है सर डियरनेस अलाउंसेस? 5,000 रुपीज। अगर सैलरी कम है 5,000 से तो बेसिक सैलरी का 20%, और अगर 5,000 से ज्यादा है तो 10%। गुड। फिर एचआरए की बात आई थी। किसकी बात आई थी? एचआरए कितना पे कर रहे हैं सर? बेसिक प्लस डीए का 30%। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना था? फिक्स्ड था। क्या था सर? फिक्स्ड अमाउंट। फिर इंसेंटिव, मतलब टोटल 6 चीज दे रहे हैं। कितने चीज दे रहे हैं सर? इंसेंटिव किसको दे रहे हैं? वर्कर को। 6 आइटम में से 2 आइटम केवल वर्कर को मिलेगा, ओटी और इंसेंटिव। राइट। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग क्या सीखे थे? डिडक्शंस। क्या सीखा था? डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या है सर? मतलब क्या क्या उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा। क्या काट लिया जाएगा? पीएफ। पीएफ के बारे में आप लोग को बताया था। पीएफ क्या है? एक तरीके का प्रोविडेंट फंड है, मतलब एक फंड है। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एक फंड बनाया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय 12% और एम्प्लॉयर 12% मिला के 24% का एक क्या बनता है? बास्केट, मतलब एक फंड बनता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर देता है उसका 2 पार्ट हो जाता है। कितने पार्ट हो जाता है सर? 2। एम्प्लॉय 12% जो देता है वो पूरा पूरा पीएफ में चला जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो 12% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये रूल्स है, जितना एम्प्लॉय देगा उतना एम्प्लॉयर देगा। तो अगर एम्प्लॉय 12% पे कर रहा है तो एम्प्लॉयर को भी कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? उसको बताया था 2 पार्ट हो जाता है। 3.67 कौन सा हो जाता है? पीएफ। और 8.33 ईपीएस। ईपीएस मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। टोटल कितना हो जाएगा सर हमारा? फिफ्थ। कितना हो जाएगा? पीएफ कितना हो जाता है सर? 12 प्लस 3.67, 15.67। और ईपीएस में कितना चला जाएगा? 8.33। गुड। पीएफ का पैसा काट लिया जाएगा इंप्लॉय की सैलरी से, एंड देन फिर क्या आ जाएगा? प्रोफेशनल टैक्स। ये भी क्या है? डिडक्शन है। जो भी पैसा काटा जाएगा, प्रोफेशनल अगर डिग्री हायर कर रखा है तो उसके पैसे से क्या काट लिया जाएगा? उसकी सैलरी से सब प्रोफेशनल टैक्स, जो कि अमाउंट लिखा है। अगर सैलरी 7,500 से कम है तो कितना? 0। 7,500 से लेके 10,000 तक है तो 175। फिर 200 एंड 300 यहाँ लिखा हुआ है, अगर 10,000 से ज्यादा है तो। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग पहला हमने सीखा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, दूसरा सीखा डिडक्शन। थर्ड नंबर क्या सीखने जा रहे हैं सर? यहाँ थर्ड नंबर लिख देना आप लोग को, एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशंस। स्टैट्यूटरी मतलब बाई लॉज, है ना। स्टैट्यूटरी मतलब बाई लॉज, मतलब एज पर एक्ट जो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनको? 12% पीएफ, जिसका 2 पार्ट हो जाता है जैसा आपको बताया था। 3.67 किस में चला जाएगा? पीएफ में। और 8.33 किस में चला जाएगा? ईपीएस में। किस में चला जाएगा? आ रही बात समझ? क्लियर?
फिर हम लोग टैली में सीखे थे, कल क्या सीखे थे कि पेरोल को टैली में कैसे किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्रिएट किए थे हम लोग, क्या नाम से, एसके एंड कंपनी। उसके बाद फीचर्स आया था सर, तो फीचर्स में क्या सेटिंग करना है। अच्छा थोड़ा सा प्यार से आप लोग बता दो, मेंटेन पेरोल और इनेबल पेरोल स्टेचुरी में कल आप लोगों को डिफरेंस बताया था, क्या होता है, कब दोनों एक्टिवेट करना है, कब एक एक्टिवेट करना है, एक डीएक्टिवेट करना है, बताइए। चैट जीपीटी क्या हालचाल, तबियत नहीं ठीक लग रही है क्या, कैसे आजकल वो वो नहीं करते हो, अरे तो फटाफट आंसर बता देते। हाँ बताओ, कल बताया था आप लोग को दोनों में क्या डिफरेंस है। सर केवल अगर हम अपने मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पेरोल दे रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सर मैनेजमेंट, मतलब हमारे पर कोई एक्ट अप्लीकेबल नहीं है तो केवल मेंटेन पेरोल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पर एक्ट भी अप्लीकेबल है तो इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरीज को भी यस करेंगे। फिर ये जैसे ही इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरीज करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म में बस आपको क्या भरना है, डिडक्टर टाइप गवर्नमेंट एंड अदर्स, तो हम क्या भर रहे हैं सर, अदर्स, क्योंकि हम गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हैं सर, ठीक है। फिर हम लोग क्या सीखे सर, लेजर बनाए थे, क्या बनाए थे, लेजर्स, किसका सर, एचडीएफसी बैंक, जिसमें आप लोग कल कंफ्यूज हुए थे सर इसको बैंक ओडी में क्यों रखा गया था, सर हमारा लोन अकाउंट है इसलिए लोन अकाउंट, हो सकता है नहीं हो सकता हमारा लोन अकाउंट, हो सकता है सर, तो हमारा ये लोन अकाउंट है, उसे किस में डाल दिया, बैंक ओडी अकाउंट। फिर एम्प्लॉय, फिर हम लोग आपको बताया था कि जैसे हम लोग पेरोल एक्टिवेट करते हैं, जैसे ही हम लोग पेरोल एक्टिवेट करते हैं, राइट, वैसे ही अकाउंटिंग मास्टर, उसके नीचे क्या आता है, इन्वेंट्री मास्टर्स, और उसी के नीचे अब क्या आ जाएगा, पेरोल मास्टर। और आप लोग को टैली में हमने दिखाया भी था कि जिस सीक्वेंस में ये मास्टर्स है उसी सीक्वेंस में अपन क्या करेंगे, एक एक चीज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप, दूसरा एम्प्लॉय, तीसरा यूनिट्स, चौथा अटेंडेंस, पांचवा पे हेड्स, फिर उसके बाद पेरोल वाउचर्स। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं सर, एम्प्लॉय ग्रुप, कहाँ पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड एम्प्लॉय ग्रुप, और वहां जाके हम लोग क्या बना देंगे सर, ग्रुप का नाम क्या रहे, एक स्टाफ प्राइमरी के अंडर में, और दूसरा ग्रुप क्या बना रहे हैं, वर्कर, किसके अंडर में सर, राइट। फिर क्या आ गया सर, क्रिएटिंग, फिर हम दूसरा चीज क्या बनाएंगे, एक एम्प्लॉय ग्रुप बना लिए, एम्प्लॉय, पहले ये सब सीख चुके हैं सर, क्या बनाया सर, सुमित कुमार, ठीक है, ये उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स, पीएफ नंबर, आपको बताया था पीएफ जब ओपन होता है तो पीएफ का क्या होता है, अकाउंट नंबर होता है। यहाँ बताइए पीएफ ऑफिस कहाँ है आपके रायपुर में, कहाँ पे है, हाँ नहीं पता, सिटी सेंटर मॉल गए हैं आप लोग, गए, सिटी सेंटर मॉल तक नहीं गया, हे भगवान। तो सिटी सेंटर मॉल के जस्ट बाजू में ही देखना, एक हरे कलर की काफी बड़ी बिल्डिंग है, हो सकता है हिंदी में लिखा हो इसलिए आप लोगों को ना समझ में आए, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, क्या लिखा हुआ है, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस, सारी बात समझ में। तो जैसे बैंक में बैंक अकाउंट नंबर खुलता है, पीएफ ऑफिस में पीएफ अकाउंट नंबर, ठीक है, ये सब डाल। फिर करण कुमार का इसी तरीके से बनाएंगे, राहुल कुमार का बनाएंगे, और अनिल, ठीक है, करण कुमार, राहुल कुमार, अनिल कुमार, एंड उसके बाद हम लोग क्या बनाना सीखेंगे सर, एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, एम्प्लॉय बना लिया, उसके बाद यूनिट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूनिट ऑफ वर्क। तो पहला क्या बनाया सर हमने, आर्ट्स, अच्छा यूनिट बनाने का फॉर्म पाथ क्या है, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड यूनिट। स्टॉक आइटम में जाके यूनिट मत बना देना, ये स्टॉक आइटम वाला यूनिट नहीं है भाई,
ये नहीं कि यूनिट बनाना है, यूनिट पे गए और बना दिए। ठीक है, किस पे बनाना होगा सर, यहाँ यूनिट्स ऑफ वर्क है। ठीक है, मतलब जो वर्क कर रहे हैं वो किस में, यूनिट आवर्स में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग आवर्स में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, आवर्स में। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 क्लियर है आपको, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जैसे मान लो 10 घंटे 30 मिनट, तो कैसे लिखेंगे 10.30 आवर्स, इसका मतलब 10 आवर्स 30 मिनट्स। गॉट माई पॉइंट। तो एक आवर्स का बनाएंगे सर, एक मिनट्स का बनाएंगे, और एक कंपाउंड यूनिट बना लेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। क्या बना लेंगे, ये सब बना लोगे ना कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट कैसे बनता है, कैसे बनता है, बोलो बोलो कैसे बनता है सर, बैक स्पेस कर देंगे, कैसे करेंगे, टाइप का ऑप्शन आता है, सिंपल एंड कंपाउंड। यहाँ क्या कर देंगे, बैक स्पेस, भूल गए क्या चैप्टर नंबर, याद है ना, तो यहाँ कंपाउंड सेलेक्ट करके बना लेंगे, क्या सेलेक्ट कर लेंगे, कंपाउंड, तो ये बना लेंगे सर। उसके बाद क्या बनाएंगे सर, अटेंडेंस। सर अटेंडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है सर, अटेंडेंस के बिना आप किसी की सैलरी बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब सैलरी बनती है स्टाफ लोग की, तो कैसे पहले क्या होता है सर, एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाया, जैसे ये लोग आते हैं क्या लिखते हैं, प्रेजेंट, और जिस दिन नहीं आते उस दिन अब्सेंट, है ना। ठीक है, तो जिस दिन प्रेजेंट रहेंगे तो प्रेजेंट, और जिस दिन अब्सेंट रहेंगे। अरे आप लोग के टीम मेंबर अकाउंट वाले कहाँ हैं, सब एकदम आउट ऑफ, फाइनलाइजेशन में बैठ के कर रहा हूँ, आप लोग को सिखाता चीजें, लेकिन आप लोग तो एकदम, कौन सा, हाँ हाँ, हो गया। और मैं आपका नाम सुना दिया, अनीता, अंबिका, एक ही बंदा लेकिन तीन था, फिर सबका लेजर देखा, का लेजर कैसे, आप जो किए वो क्या काम किए थे, आपने अकाउंटिंग काम किया, एंट्री एंट्री कर दिया, लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ क्या काम बोल कहता है, फाइनलाइजेशन ऑफ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर सीखना होगा तो आप लोग आना, और जैसे ये मुझे लगता है 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को एक बड़ा पार्टी मेरी तरफ से रहेगा, बिग बिग पार्टी रहेगा, उसमें सबसे अच्छा मैंने तो उसने किया, तो उसके लिए उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट भी रहेगा, स्पेशल गिफ्ट। हालांकि तुमने भी किया है मेहनत, लेकिन तुम लोग लास्ट लास्ट में साथ छोड़ दिए। लास्ट लास्ट में, वो तो बीच बीच में। कौन, आकाश के बीच में नहीं, नहीं आता था, आकाश नहीं, नहीं आया है। बाकी तो किसी का एग्जाम आ गया, क्या आ गया, फिर भी आप अच्छा किए, वो किया, राजकुमार भी काफी हद तक आया था वो, फिर बीच में वो छठ के बाद गायब हो गया। और किसने किया, हाँ कोयना भी अच्छा की, वर्षा भी की, लेकिन फिर थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गई। हाँ कोयना भी, अरे वर्षा को भी ले सकते हैं। उसके बाद आप बाकी लोग तो, है ना, बिंदिया, और क्या नाम था उसका, कौन, अग्रवाल क्या, मैं चाहता हूँ कि आप लोग फाइनलाइजेशन, अरे तुमको एक जॉब पे डिटेल्स भेज गए थे वहाँ, हुआ,
क्या बोले? अच्छा ऐसा। एक जगह और आया हुआ है बेटा, उसमें देखना, उनसे बोलना, सोहन ट्रेडर्स करके एक आया है, वो डेली मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर प्लीज़ किसी को हायर करवा दीजिए। तो वहाँ आप अप्लाई मैडम से ले लेना, 100% हो जाएगा वहाँ। ठीक है, जीएसटी बोले नहीं कि अभी हमारा चल रहा है, हो जाएगा। क्रिएटिंग अटेंडेंस डिटेल, सर अटेंडेंस का डिटेल्स डालेंगे। तो नेम क्या डाल दिया, प्रेजेंट, प्राइमरी, और अटेंडेंस टाइप में अटेंडेंस लीव विद पे। ये सारी चीजें हो गई, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को। फिर ओटी बनाएंगे, क्योंकि सैलरी बनाने के लिए अटेंडेंस की भी जरूरत है और ओवर टाइम की भी जरूरत है। अटेंडेंस टाइप प्रोडक्शंस एंड यूनिट्स इज आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। फिर हम लोग क्या बनाएंगे सर, पे हेड्स। क्या बनाना सीख रहे हैं, ये पहले क्या बनाया हम लोगों ने, एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, फिर क्या बनाया, एम्प्लॉय बनाना, फिर क्या बनाया, यूनिट्स बनाया। अब क्या बनाने जा रहे हैं सर, पे हेड्स। क्या बना रहे हैं, पे हेड्स। पहला पे हेड क्या बना रहे हैं सर, बेसिक पे। केवल नाम लिखने से नहीं होगा, ये सब अच्छे से भरना है। पे हेड टाइप में क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे कई ऑप्शन आएंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। इनकम टाइप में क्या ले लेंगे सर, फिक्स्ड। और ये एम्प्लॉयर के लिए क्या है, बेसिक पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अफेक्ट द नेट सैलरी, यस। नेम टू बी डिस्प्लेड इन द पे स्लिप, बेसिक। कैलकुलेशन टाइप क्या है, ऑन अटेंडेंस, क्या है, ऑन अटेंडेंस के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। और मंथ ऑफ 20। बेसिक पे के बाद फिर क्या बना रहा है सर, ओवर टाइम, राइट। इसका क्लोरेशन टाइप क्या है, ऑन प्रोडक्शंस। इसका क्या था सर, इसका देखिए क्या है, कैलकुलेशन टाइप मंथ बेसिस। बेसिक सैलरी क्या होगा, मंथली बेसिस पे। और ओवर टाइम प्रोडक्शन मतलब कितना घंटा उसने एक्स्ट्रा काम किए हैं उसके बेसिस पे, राइट। फिर क्या बनाएंगे सर, डियरनेस अलाउंसेस। क्या बनाएंगे, डियरनेस अलाउंसेस। किसके अंडर में, अर्निंग फॉर फिक्स्ड, अंडर इनडायरेक्ट, affect the net salary, yes, and name to be dearness allowances, use for calculation of gratuity, ठीक है, नो। अच्छा ग्रेचुटी क्या है बताया था ना, जैसे पीएफ का बेनिफिट मिलता है उसी तरीके से ग्रेचुटी रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है, फंड मिलता है। कैलकुलेशन टाइप आज कंप्यूटेड वैल्यू, कैलकुलेशन पीरियड मंथ। अच्छा, ये क्या है हम लोग सर, ये जो डीएनएस अलाउंसेस है ना, वो किसी पे कैलकुलेटेड है। डीएनएस अलाउंसेस किस पे कैलकुलेट होगा, बेसिक। इसलिए हमने क्या ये कल बताया था आप लोगों को, क्या ले लेंगे यहाँ, आज कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे ही कंप्यूटेड वैल्यू आप लोगे, वैसे ही ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे कंप्यूट किस पे सेलेक्ट कर लेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। जैसे ही ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे, फिर आपको कौन से ऑप्शन ले लेना है, ऐड पे हेड बेसिक पे, ठीक है, क्योंकि किस पे कैलकुलेट हो रहा है, बेसिक पे। जैसे ही बेसिक पे करोगे तो इस तरीके से फिर ऑन स्पेड फॉर्मूला बेसिक पे हो गया। तो आप यहाँ पे लिखना अमाउंट अप टू 5000। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ दो ऑप्शन आता है, एक परसेंटेज आता है और दूसरा वैल्यूज। हमारी बात समझ में, एक परसेंटेज, दूसरा तो परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज, और वैल्यू और कोई अमाउंट रहेगा तो वैल्यू सेलेक्ट कर। तो यहाँ हम इसको सेट कर लिया सर, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन में दिया था ना, डीए कितना मिलेगा, अगर सैलरी 5,000 तक रहेगा तो 20%, 5,000 से ज्यादा रहेगा तो 10%। फिर एचआरए भी किस पे कैलकुलेट होना है सर, बेसिक प्लस डीए। किस पे, बेसिक प्लस डीए, डीए नहीं, डीए, दिवाली वाले डीए। कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू, है ना, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। क्या ले लेंगे सर इसमें, ऐड पे हेड बेसिक पे, ऐड पे हेड डियरनेस
अलाउंसेस। सारी बात समझ लो सबको? सर इसमें भी डीएनएस पे और डीएनएस क्या? डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे नहीं, एक ही चीज है, अलग अलग कहाँ है? बेसिक पे, डीएनएस अलाउंसेस। डीएनएस पे नहीं होता, डीएनएस अलाउंसेस होता है, डीए बोलते हैं। एक बेसिक सैलरी होती है, एक डीए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंसेस पे परसेंटेज कितना जैसा था, किस पे कैलकुलेट हो रहा है? यहाँ पे शो हो रहा है। किस पे कैलकुलेट हो रहा है? बेसिक प्लस। फिर क्या बना रहे हैं सर? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अफेक्ट नेट सैलरी। और ये यहाँ पे लिखा है सर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फ्लैट रेट से मिल रहा है, फिक्स था तो फ्लैट रेट ले लिया। क्या ले लिया? फ्लैट रेट। फिर क्या बना रहे हैं सर? वेरिएबल पे। वेरिएबल पे आप लोग पेंसिल लिख देना। ये वेरिएबल पे को हम लोग और क्या नाम से इसको जानते हैं सर? इंसेंटिव। क्या नाम से? इंसेंटिव। यहाँ इनकम टाइप क्या है? सर जैसे वो ऑफिस एम्प्लॉयज को भी तो बोनस वगैरह मिलता है, तो वो सिर्फ वर्कर नहीं वो नहीं, जरूरी नहीं है केवल वर्कर हो, ऐसा नहीं है, स्टाफ को भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ कराएगा तो स्टाफ को भी देंगे। इनकम टाइप क्या है? वेरिएबल। कैलकुलेशन टाइप क्या है रखना है यहाँ? एज यूजर, मतलब यूजर जब डिफाइन करेगा सैलरी या एंट्री करेगा, क्या करेगा? एंट्री करेगा तो उस टाइम डिफाइन करेगा, मतलब अमाउंट लिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले से फिक्स नहीं होता है या पहले से डिसाइडेड नहीं होता है किसको कितना देना है। ठीक है, फिर आता है क्या सर? एम्प्लॉयज पीएफ कंट्रीब्यूशन। राइट, तो देखो ये किसके अंडर में आया है? स्टैट्यूटरी मतलब बाई एक्ट डिडक्ट किया जा रहा है। गलती से बहुत बच्चे इसको एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में डाल देते हैं। एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी, हाँ, एम्प्लॉय को किस में डाल देते हैं? एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यू। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से। एम्प्लॉयर वाले में एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय वाले में एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। सोचते हैं यहाँ पीएफ कंट्रीब्यूशन लिखा है तो यहाँ लिख दो कंट्रीब्यूशन, है ना? वैसा नहीं करना। और ये बताओ, ये अंडर किस में आएगा? करेंट किसमें आएगा? क्योंकि ये एम्प्लॉयर के लिए क्या है? जो पैसा काट रहा है वो एम्प्लॉयर के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। एम्प्लॉय का पैसा जो काट के रखा है वो किसको जमा करेगा? जो पीएफ ऑफिस में जमा करेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? बेसिक प्लस इस पे भी कंप्यूटेड वैल्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, कंप्यूटेड ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और किस पे सर? बेसिक पे प्लस डीएनएस। बेसिक पे प्लस डीएनएस। अगर 15,000 तक का आपका बेसिक प्लस डीए है तो 12%, और उससे ज्यादा है तो वैल्यू बता दिया। क्या बता दिया? वैल्यू। कितना? 1,800। क्लियर है बात? नहीं समझ में? 20 25 30 जितना रहेगा तो 1800 ही। यस, कितना? 20 25 30, हाँ, 15,000 से ऊपर सैलरी रहेगी, सैलरी प्लस डीए 15,000 से ज्यादा रहेगा तो फिक्स अमाउंट कितना हो जाएगा? मतलब 1,800 से ज्यादा नहीं रहेगा। फिर क्या आया सर? प्रोफेशनल। ये बताओ किसके अंडर में आएगा? एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये पे हेड का टाइप बता रहा है। क्या बता रहा है? पे हेड का। और अंडर मतलब ग्रुप, इसका ग्रुप क्या रहेगा? लाइबिलिटी करेंट। इस पे एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पीएफ का पूरा लिखा हुआ था सर। ठीक है, ऑन करेंट अर्निंग टोटल्स किस पे कैलकुलेट हो रहा है सर? ऑन करेंट अर्निंग। राइट, बोल रहा है अगर आपका टोटल अमाउंट जो है 7,500 से कम है तो कितना देना है? 0। 7,000 से, देखो यहाँ लिखा अमाउंट ग्रेटर देन 7,500 टू 10,000 कितना? 175। और 10,000 ज्यादा रहेगा तो 200।
फिर फरवरी में एक महीना चेंज हो गया था रेट, तो 300 कर दिए। फिर मार्च से एज इट इज हो गया, तो फिर हमने अब क्या बनाना है सर, क्रिएट पे हेड फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, ईपीएस क्या बना रहे हैं, हमने बताया था ना 12% जो डिडक्शन मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें से 8.33 किस में चला जाएगा, ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म, इस पेंशन क्या होता है, यस, पीएफ में लमसम अमाउंट मिलता है सर, और पेंशन तो जब तक आप जिंदा हैं प्लस आपके डिपेंडेंट हैं उनको गवर्नमेंट हर मंथ क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा, पेंशन। बड़ी अच्छी चीज है सर। ओल्ड एज में अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो आपके बच्चे, हम्म, आपके पोते आपको बड़े प्यार से रखेंगे। कुछ भी तबीयत खराब होगा दवा खिलाते रहेंगे कि कहीं मर ना जाए, नहीं तो पेंशन आना अरे बंद हो जाए। नहीं समझ रहे बात, अच्छा खासा अमाउंट पेंशन का आता है, बड़े प्यार से रखते हैं। अरे ये तो मर गया, यहाँ छत्तीसगढ़ में बुढ़े को क्या बोलते हैं लोग, डोकरा, क्या बोलते हैं, कि डोकरा मर जाएगा तो फिर पेंशन आना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खांसी भी आता तुरंत लेके डॉक्टर पास पहुंच जाते हैं। और अगर आप निकम्मे बैठ गए, राइट, मान लो कुछ कमाते धमाते नहीं हो, खांसते रह जाओ, खांस नहीं रह, ठंडी में पार हो जाते ज्यादा बेटर है, बड़ा पैसा खर्च करा रहा है। हमारी बात समझिए। तो और पेंशन और पीएफ ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आप रखें, सब प्राइवेट आजकल हो जाता है। बैंक में आप पीएफ अकाउंट खोल सकते हो, आप नहीं भी काम मतलब कहीं जॉब करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से आप पीएफ खोल सकते हो। हमारी बात समझ में, पेंशन स्कीम्स ले सकते हैं, क्लियर है। इसलिए बोलता हूँ कि अपने जीवन में जितना जल्दी आप कमाना चालू करोगे, सेव करना करोगे, उतना, आपको कल बताया था ना, उतनी लाइफ आपकी क्या रहेगी आगे, इजी गोइंग रहेगी। जितना लेट में उठोगे उतना क्या होता जाएगा, इसलिए केवल गार्जियन की जिम्मेदारी नहीं है, ये जीवन आपका है या गार्जियन का, गार्जियन की जिम्मेदारी नहीं है भी। गार्जियन ठीक है समझाते हैं, अच्छी चीज समझाते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। हम्म? आप तो वो गाना सुने हो, गुरु ब्रह्मा गुरु, नहीं, हम्म, हाँ, नहीं सुनाऊंगा अभी आप लोग को, बहुत अच्छा सॉन्ग्स लगता है मेरे को। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, गाना नहीं सुने, नहीं, हाँ मौका मिल, अक्सर रील्स वगैरह में देखोगे आपको सुनने को मिलेगा, नहीं मिलता, इसके लाइन सुनना, इसमें एक लाइन बड़ी अच्छी बोली गई है। ये गाना नहीं सुने आप लोग, अक्सर रील्स में आते रहते हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा वगैरह या इन सब के रील्स में आते हैं। आगे इसमें एक लाइन बहुत अच्छा लिखा है, उस पर ध्यान दीजिएगा लाइन। हृदय में
माँ लक्ष्मी और गौरी, और कंठ में शारदा माँ। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके। मैं जो लाइंस सुनाना चाहता हूँ ध्यान रखिए। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सीरीज की सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा कोई राजेंद्र नगर या कोटा नहीं जहाँ हमको। देखो सर, जन्म के दाता कौन है? माँ के पिता है। आप कर्म के दाता हो। आप किसको बोला जा रहा है? गुरु और भगवान को बोला जा रहा है। कर्म के दाता माता पिता नहीं है, आप खुद हो, आपके भगवान है। आपको जो शिक्षा दे रहे हैं गुरु लोग हैं, वो चीज कह रहे हैं। जब अपनी मेहनत से, लगन से जब आगे बढ़ जाओगे तो माँ बाप क्या कहेंगे? मुझे तो पता था कि बेटा मेरा अच्छा करेगा। नहीं समझ रहे बात को? और वो आज माँ बाप बोलेंगे नहीं बेटा नौकरी मत करो, ये मत करो, भी पढ़ो पढ़ो, और कल ये सब करते करते आप कुछ नहीं कर पाए। मैं तो पहले ही कहता था पढ़ो पढ़ो, तुम अच्छे से पढ़े नहीं नहीं तो आज सेटल हो गए होते। समझ रहे बात को? केवल माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। हालांकि माँ बाप कभी गलत आपको सजेशन नहीं देंगे, लेकिन आपको अपना भी मेंटल यूज करना है, दिमाग यूज करना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, कैसे सेटल होना है। आ रही बात समझ में? आप सेटल हो जाओगे तो यही मुख उनका क्या बोलेगा कि मुझे पता था मेरा बेटा आज नहीं तो कल अच्छा करे। पता चला आपको पता है कि हमें ये काम करने से अच्छा होगा, लेकिन आपके अंदर डर है, और माँ बाप ने भी आपको एक कवरेज दे दिया कि नहीं बेटा पहले पढ़ लो तब ये सब करना। समझ गए? आपको बहाना भी मिल गया, वो कवर कर लिए। आप बोले चलो अच्छा, मैं तो डर ही रहा था जॉब करने से, माँ बाप ने कवर कर ही दिया। कही रहे जैसा बोलो पापा, आप जैसा बोलो। सारी बात समझ में? आप लोग को बताया था कि सिस्टम गड़बड़ है सर। सिस्टम क्या है? गड़बड़ है। आप लोग की एज कितनी है? यस, 22, 16, 20, 26। अगर एक्सपीरियंस के नाम से पूछा जाए किताब को छोड़ के, कितने सालों का है कोई काम, प्रैक्टिकल नॉलेज? कितने साल? बोलो बोलो। जीरो। एम आई राइट? कहीं जाके कोई चीज सीखा प्रैक्टिकली, जॉब वॉब करके कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज? नहीं है। कितना? 3 साल। वेरी गुड। नहीं, कहीं पे भी कुछ सीखा प्रैक्टिकल जाके। मीन टू से आप केवल इसी पे आधारित मत रहिए, या ये मत सोचिए कि जॉब केवल पढ़ने पैसे कमाने के लिए होता है। मैं बार बार कहता हूँ वो गलतियां मत करिए जो हम लोग करके आए हैं। जॉब केवल कमाने के लिए नहीं होता है। आपको पैसा मिले चाहे नहीं मिले, हालांकि पैसे हमें लेना चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल काम करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। जैसे आप 26 के हैं, 22 के, तो कम से कम आपके पास 7 से 8 साल का आप क्या होना चाहिए? आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना मतलब आप समझ रहे हो? आज आपकी सैलरी 50,000 रुपये होती है मिनिमम। कितनी होती है? 50,000। अगर आप 12th के बाद से, 10th के बाद से मार्केट में लग जाते तो मतलब तुरंत ऐसा नहीं कि फुल टाइम। सर 3 घंटे 4 घंटे तो अपने जीवन में निकाल सकते हैं। 3-4 घंटे तो अपन ऐसा डेली कर ही रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो लगा सकते हैं सर। 7-8 साल होते तो आज आपकी सैलरी कितनी होती मिनिमम? 50,000 प्लस होती। एक अलग कॉन्फिडेंस बॉडी में रहता, एक अलग स्किल्ड होता। हमारे एज के लोग अभी ABCD पढ़ते। ABCD मतलब थीटा साइन थीटा
या वॉटेवर, डेबिट क्रेडिट, और हम क्या कर रहे थे? वो जब पढ़ के आएंगे तो हमारे अंडर में काम करते हैं। क्या करेंगे सर? अंडर में काम। तो ये नहीं कि केवल जॉब ही करें सर, ट्रेनिंग के साथ साथ, ट्रेनिंग तो लाइफ लॉन्ग लेनी है। क्या करनी है? लाइफ लॉन्ग लेनी है। लेकिन प्रैक्टिकल करते हुए हमें आपको एज सुन एज पॉसिबल, केवल गार्जियन कहने मत आइए। गार्जियन क्या सोचते हैं कि अरे यार लग रहा है हम बच्चे को जो भी रिक्वायरमेंट है नहीं देने पा रहे हैं, इसलिए वो मजबूरी में तो नहीं जॉब कर रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास में क्या दिक्कत है सर? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। गार्जियन उल्टा ले लेता है, वो बोलता है लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देख के मेरा बच्चा जॉब करना चाह रहा है, पढ़ाई से भटक रहा। ट्रेनिंग के साथ जब आप जॉब करोगे ना, आपका एक अलग लेवल है। सीखना कभी छोड़ना नहीं है सर। सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना तो आज भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आई एम 38 ईयर्स, 37 क्रॉस हो गया, 38 ईयर्स ओल्ड, बट स्टिल अक्सर हम ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते रहते हैं, सीखते रहते हैं। नहीं समझ रहे बात को? तो सर जिंदगी में तो ये हमें ट्रेनिंग तो जिंदगी भर लेना है सर, लेकिन जॉब करते हुए आप लोग अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओगे, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, वहाँ 18, 20, 22 साल के लड़कों की सैलरी 50, 50, 60, 60 हज़ार रुपये सर। वो जॉब करते हुए पढ़ाई करते हैं। वो हमारे छत्तीसगढ़ में बेवकूफ़ों की तरह नहीं कि BCom MCom सब करके, है ना, उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर? मार्केटिंग का जॉब, टाई लगा के बढ़िया, क्योंकि घर में जिम्मेदारी आ गई सर, है ना। अब गार्जियन को लगा कि यार ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, लेकिन शादी के लिए इसका शादी भी अब कर देना चाहिए। और शादी, जब तक बच्चा कुछ कमाएगा नहीं तब तक तो इसको चलो जॉब पे लगा। कोई आए तो बोले हाँ हमारा बच्चा जॉब करता है। तो जॉब के टाइम जो इतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी। एक तो एक गलती हो गई, सब पहले हमें स्टार्ट करना था जॉब, लेट से किए। दूसरा, अपने पे फोकस करना था, बांध दिए गया उसको सर। समझ पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कोई पतंग आप उड़ा रहे हो, उसमें पुछिल्ला बहुत बड़ा लगा दोगे तो पतंग उड़ेगा क्या? एक तो डोरी ढीली छोटी, और पुछिल्ला लगा दिया और बड़ा उसी में से। समझो आप लोग चीजों को। मैं नहीं चाहता कि हम लोग जो गलतियां किए वो आप लोग गलतियां एज सुन एज पॉसिबल। यस, आप लोग स्टार्ट करो भाई। नहीं तो यही होगा कि हो सकता है आप छत्तीसगढ़ में लग रहा होगा टैली सीख ले तो बहुत बड़ा काम कर लिए, ये सब चीजें अभी लग रहा होगा सर। हो सकता है अरे हमारा बगल वाला तो वो तो इधर उधर कर रहा है, हम तो कम से कम एक कोर्स सीख ले। बट जब बाहर जाओगे ना, जैसे मैं क्लास का टॉपर था, सेकंड टॉपर था स्टार्टिंग से ही। लेकिन जब मैं कलकत्ता गया तब मुझे अपनी औकात समझ, उस टाइम मैं हीरो बना करता था क्लास में, या बच्चों को बुलाओ आ तुमको ये बताना है आ जाओ। जब मैं बाहर गया तब मुझे अपनी औकात समझ में नहीं। समझ रहे बात को? कुएं के मेढक मत बनो। हमारे अगल बगल 4 लोग हैं या दोस्त यार हैं, उसमें हम ये कोर्स करके आगे बढ़ गए। तो ब्रॉड लेवल सोचो भाई, कैसे कर सकते हैं। अब तो सोर्सेज यूट्यूब में इतनी अच्छी अच्छी सोर्सेज है, इतना नॉलेज है कैसे करियर सेट करना है, बहुत से ऑप्शन है। तो एज सुन एज पॉसिबल हम लोग आप लोग को इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग इतनी जॉब की वैकेंसी निकालते हैं, हमको बड़ी सरप्राइज होता है कि हमारे यहाँ बच्चे लोग पूछते तक नहीं है कि सर हमें भी जॉब। मैं एक दिन यहाँ का मैडम बोला कि जॉब क्यों नहीं 2-3 दिन से निकाल रहे हो? बोले सर आप हम लोग को डांटते रहते हो जॉब निकालने के लिए, यहाँ कोई पूछता तक नहीं है कि सर हमें भी जॉब करनी है। आप बोलते जॉब निकालो जॉब निकालो। नहीं समझ रहे बात को? वो दिक्कत है, उससे बाहर निकलो भाई। केवल फैमिली पे डिपेंडेंट मत रहिए सर। फैमिली को बोलिए, अगर फैमिली बोले तो आप अपनी बात रखिए कि हम जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्या है, गार्जियन के सामने से, माँ के सामने बच्चा जिंदगी भर छोटा रहे। नहीं समझ रहे बात? तो 30 साल हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो छोटा ही रहेगा सर। और उनके भावनाओं में अगर आप डूब गए तो आप भी अपने आप को छोटा ही समझ के, जैसे अभी मेरी माँ भी क्या नाम है, मम्मी को दिखा के आया डॉक्टर से 4, 4:30 बजे। उन्हें थोड़ा सा सो के तब जाओ कोचिंग, थोड़ा रेस्ट कर लो, सुबह से दौड़ रहे हो। नहीं समझ बात को? या बंद कर दो क्लास, थक गए हो,
अब उनके भाव, अब उनकी तो माँ है, वो तो कह दिए कि मेरा बच्चा सुबह से दौड़ रहा है हॉस्पिटल हॉस्पिटल, ये वो थक गया है। अब हम भी उनके, अरे हाँ सही कह रही हूँ मम्मी, चलो बंद कर दो। नहीं समझ रही हो सर, उनका तो काम है ममता दिखाना, वो अपने नेचर से परेशान है, लेकिन उनके नेचर से आप मत समझ। आप अगर बोल के आओगे नहीं मम्मी देखना है भाई, 2-3 दिन से ऐसे ही क्लास बच्चे कमा रहे हैं, बारिश है आज क्लास लेना है, तो अंदर से उनको और खुशी होगा, मेरा बच्चा क्या हो गया है, मैच्योर हो गया। क्या हो गया है, मैच्योर। और वो बोली कि हाँ बेटा मत जाओ, आप भी बोले चल ठीक है नहीं जाते हैं, लिए चादर सो गए। तो बोल तो दी ममता बस, लेकिन मन ही मन क्या सोची, जगह चोर हो गया, मेरा लड़का लग रहा है। थोड़ा सा बोला और सो गया खा के। थोड़ा सा मेच्योर्ड बनिए आप लोग, है ना। जॉब इतना हम लोग निकालते हैं, उसको अप्लाई करिए, जाके जॉब करिए, केवल घर में बैठने से नहीं होगा। तो ये 8.33 क्या है सर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ईपीएस कितना सर, 8.33%। अब यहाँ वर्ड क्या लिखा है ध्यान रखना, तो यहाँ स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉयर के सैलरीज नहीं कट रही है सर, एम्प्लॉयर अपने पास कंट्री, और वो उसके लिए लाइबिलिटी होगा या खर्चा होगा, जो पैसा काटता है वो लाइबिलिटीज है। एम्प्लॉय का पैसा काट ला रहा है एम्प्लॉयर, तो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी, कि उसको जाके क्या करना है, उसको जमा करना। लेकिन एम्प्लॉयर जो अपने पास से कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ पैसा, वो उसके लिए क्या है, एम्प्लॉयर के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये कंप्यूटेड वैल्यू होगा, यही चीज कल मैं आप लोग को बता रहा था, कंप्यूटेड वैल्यूज स्पेसिफाइड फॉर्मूला करोगे किस पे सर, एट किस पे कंप्यूट हो रहा है सर, बेस, क्योंकि पीएफ किस पे कैलकुलेट हो रहा है, बेसिक प्लस डी। तो एट पे हेड बेसिक, एट पे हेड डीएनएस अलाउंस, राइट, ठीक है, क्लियर है। कितना आ रहा है सर, 15,000 पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 8.33, और 15,000 से ज्यादा रहेगा तो सर 1250, मतलब 15,000 का 8.33, ठीक है। अब आता है क्या सर, अब आता है एम्प्लॉयर्स का पीएफ कंट्रीब्यूशन। क्या आता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कितना 3.67, ये भी किसके अंडर में आएगा, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। स्टैट्यूटरी मतलब बाई एक्ट उनको मजबूरी बस, मतलब एज पर कानून, एज पर लॉ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर ये किसके अंडर में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या आएगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, ये ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। एट पे हेड क्या लिखा है, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन, यहाँ एट पे हेड नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। क्या होगा, यहाँ काट दीजिए इसको, यहाँ लिखिए सब्सट्रैक्ट, सेलेक्ट करना, क्या सेलेक्ट करना है। अब इसको ध्यान से समझना, पहले समझ लो फिर काटना उठना। इधर देखिए क्या लिखा है, एट पे हेड एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है, 12%, उसमें से ये लो जितना कंट्रीब्यूट कर दिया है किधर, ईपीएस के थ्रू, उसका बैलेंस अमाउंट कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाए, पीएफ में चला जाए। आधी बात समझे, क्या लिखा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जितना एम्प्लॉय का 12% में सब्सट्रैक्ट कर देंगे 8.33, एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट किधर चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला सही आया है, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन लेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईपीएस एट द रेट ऑफ 8.33। आ रही बात समझ में, सब्सट्रैक्ट करना, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सर ये क्यों फॉर्मूला बना सब्सट्रैक्ट का, ऐसा भी तो हो सकता था
यहाँ पे 8.33 की जगह पे जो है 3.67 यहाँ लिख देते। क्या लिख देते? बेसिक प्लस डीए का 3.67 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? लेकिन सर वहां एक गड़बड़ी हो जाती। सर कब गड़बड़ी हो जाती? 3.67 मान लो नियम बदल जाता कुछ कि भाई ये जो डिवीजन है 8.33 3.67 ऐसे नहीं होगा, वो 8 और 4% होगा। आ रही बात समझ में? तब ये फॉर्मूला गड़बड़ हो जाता सर। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए 12 में से जो भी अमाउंट है पीएफ में जितना गया है, मान लो पीएफ में अगर 8 गया होगा तो यहाँ 8 से होके ये कहाँ चला जाएगा? 4% इधर। अब 4% का कितना? 100%। समझ रहे हो यहाँ 100% क्यों लिखा हुआ है? दिस माइनस दिस इक्वल टू हाउ मच? 3.67। तो 3.67 का 3.67 मत कर देना आप लोग, 3.67 का 100% किधर चला जाएगा? पीएफ में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पीएफ। फिर हम लोग क्या बना रहे हैं सर? ये एक सैलरी पेबल्स पे हेड बना रहे हैं। किसके अंडर में सर? करेंट लायबिलिटीज। किसके अंडर में? करेंट लायबिलिटी। फिर पीएफ पेबल बना रहे हैं सर। किसके अंडर में? करेंट पीएफ जो पे करना। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लो। क्या टाइम हो रहा है? फिर हम लोग कल सीखेंगे डिफाइन द सैलरी डिटेल्स। अब हम लोग क्या बना लिए सर? पे हेड्स बना लिया। पे हेड्स के मास्टर जितने थे बना लिए। कल हम लोग क्या सीखेंगे? सैलरी कैसे डिफाइन करना, फिर उसके बाद पेरोल वाउचर्स। क्या सीखना है? पेरोल वाउचर। ठीक है, तो जन्म के दाता कौन है? इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं? कौन है? माँ बाप। कर्म के दाता सर? खुद हैं आप। सबसे पहले तो आप खुद हो, ये समझ लो। सबसे पहले खुद हो, प्लस आपके गुरुजन, मतलब जो आपको शिक्षा देते हैं, भगवान ये कर्म के दाता है। माँ बाप तो जन्म दे दिए, लेकिन आप कैसा कर्म करोगे खुद पे डिपेंड कर। उसका हिसाब किताब कौन लेगा? बी मैच्योर, डोंट कवरेज विद द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स। ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट चले जाना है, उनको अपने बातों को समझाना, जिससे वो फील करे कि मेरा बच्चा बच्चा नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? बड़ा हो गया है, मैच्योर। आ रही बात समझ में? उनको बताना है, उनको कॉन्फिडेंस जब तक नहीं लोगे तब तक वो आपको कवर से बाहर नहीं रखेंगे। ठीक है।